नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट 11 पर, और इसके पहले दोस्तों 10 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं और जिनका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस और पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों के पास में, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आपका है, श्रवण विकलांगों के लिए बने राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये आपको बताना है सत्य या असत्य। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, जब इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। तो ये आपका जो श्रवण विकलांगों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है, इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में ही है। और बात की जा रही है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन की। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? आप सभी को पता है कि मुंबई में है, तो यह आपका हो जाएगा सत्य। आगे देखते हैं, आईसीएफ का पूर्ण रूप इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग है। दोस्तों आईसीएफ का पूर्ण रूप पूछा गया है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं और जो ये ट्रू फॉल्स हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपके वही जो क्वेश्चंस हैं उनमें से बहुत ही सिंपल से आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो ज़्यादा गहराई में न जाइएगा, केवल जो आपको देखने में अच्छा लग रहा हो प्रश्न, उस प्रश्न को उठाइएगा और याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ 5 नंबर के प्रश्नों को भी याद करते हुए चलिएगा। तो आईसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग होता है, यह आपका है दोस्तों कथन सत्य। आगे हम बात करते हैं, दृष्टि तीक्ष्णता का मापन करने के लिए स्नेनल चार्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दृष्टि तीक्ष्णता का मापन करने के लिए स्नेनल चार्ट का प्रयोग किया जाता है या नहीं? आप सभी को पता है कि जब आप जाते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी अभ्यर्थी चश्मा लगाता है, वो जब जाता है ऑप्टिकल, यानी कि जब चश्मे को टेस्ट कराने के लिए आता है, तो वहाँ पर पीछे एक लगा होता है चार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्नेनल चार्ट। यहाँ पर आपको ABCD या Q ऐसे लिखा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है 6/60 लिखा होता है, 6/36 लिखा होता है, 6/18 लिखा होता है। तो दोस्तों वो क्या होता है आपका स्नेनल चार्ट। तो दोस्तों इसका मापन करने के लिए, स्नेनल चार्ट का मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दृष्टि तीक्ष्णता का। तो दोस्तों यह कथन भी हो जाएगा आपका सत्य। आगे हम बात करते हैं, मंद बुद्धित्व मानसिक बीमारी के समान नहीं है। मंद बुद्धित्व यानी कि मेंटल रिटार्डेशन की बात हो रही है, और मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल इलनेस की बात हो रही है। तो यह कहा जा रहा है कि समान है, नहीं है। तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। अगर मैं कहता कि मंद बुद्धित्व मानसिक बीमारी के समान है, तो यह कथन आपका असत्य हो जाता। अगर मैं कहता समान है कहता, तो आपका कथन असत्य हो जाता। अगर मैंने लगा दिया समान नहीं है, तो यह कथन आपका हो जाएगा सत्य। याद रखिएगा, पेपर में आपको ऐसे ही फंसाएगा। आगे बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांगजन संस्थान चेन्नई में स्थित है। तो दोस्तों लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांगजन संस्थान जो है वो है कोलकाता में। मैंने आप सभी को वीडियोस में बताया भी था दोस्तों, कोलकाता में है। और कोलकाता कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो यह कथन दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। ये चेन्नई में ना होकर के आपका कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में दृष्टिबाधिता के लिए प्रावधान निहित है। दृष्टिबाधिता के लिए प्रावधान निहित है, तो यह भी कथन आपका हो जाएगा असत्य। यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। आप सभी को पता है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट में दोस्तों ऑटिज्म,
यानी कि जो आपके स्वनील बालक होते हैं वे, साथ ही साथ सीपी यानी कि सेरेब्रल पाल्सी जिसको आप मस्तिष्कीय पक्षाघात बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदिता, और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि बहुविकलांगता। तो दोस्तों ये 4 जो आपकी दिव्यांगता हैं इनके बारे में वर्णन किया गया है, ना कि दृष्टिबाधिता के बारे में। तो यह कथन आपका हो जाएगा असत्य। याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन को डीपली बताता चल रहा हूं आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स का, और याद रखिएगा यहां पर आप क्या भरेंगे। दोस्तों 7वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, 20 से 35 IQ बच्चों का होता है। यानी कि जब बात की जा रही है मानसिक मंदित बच्चों की, तो जो बच्चे 20 से 35 के IQ लेवल के अंतर्गत आएंगे, तो दोस्तों उनका IQ लेवल, किन बच्चों का IQ लेवल होगा 20 से 35 के बीच में। तो इसमें हम भरेंगे गंभीर, यानी कि जो बच्चे सीवियर कंडीशन के होते हैं उनका IQ लेवल होता है 20 से 35, या कहीं कहीं पर आपको 20 से 34 भी देखने को मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, अगर आप इन दोनों में से कुछ भी लिखते हैं तो आपका सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं, चलिए आपको मैं बता देता हूं, जो अति अल्प होते हैं, अति अल्प मानसिक मंदित जो बच्चे होते हैं दोस्तों, इनका IQ लेवल कितना होता है 50 से 70। 50 से 70 अति अल्प। इसके बाद में आता है आपका अल्प का, और अल्प का होता है 35 से 50। इसके बाद में मैंने आपको गंभीर के बारे में बता दिया, और अति गंभीर जो होता है वह होता है आपका 20 से नीचे या 20 से कम। तो इस प्रकार से आपका IQ लेवल आ जाता है। उसके ऊपर जो आपका 70 प्लस अगर आप जाएंगे 90 तक, 85 तक, तो आपका बॉर्डर लाइन में आ जाएगा। 90 से 110 अगर आप जाएंगे तो आपका सामान्य बालक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं RPWD एक्ट में दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों सभी मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जरूर वीडियो को शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। जो जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी के पास वीडियो का लिंक जो है उसको शेयर कर दीजिएगा, उनको भी जोड़ लीजिएगा अपने साथ में, क्योंकि हर अभ्यर्थी का भला होना चाहिए। RPWD एक्ट 2016 में दिव्यांगताओं, जो दिव्यांग हैं उनके लिए कितने % सीटें आरक्षित की जाती हैं। दोस्तों जो पहले सीटें आरक्षित की जाती थी वह 3% थी, लेकिन जब RPWD एक्ट यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, तो यहाँ पर दोस्तों 4% सीटें आरक्षित के बारे में बताया गया, यानी कि 4% सीटें जो है आरक्षित की जाएंगी, इसके बारे में बताया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव होता है। यानी कि बात हो रही है आपकी RPWD एक्ट के अंतर्गत जो एक दिव्यांगता थी, उसमें कहा गया था कि चोट लगने, वह एक दिव्यांगता ऐसी जोड़ी गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि PWD में आपकी 7 दिव्यांगताएं थी और RPWD में आपकी 21 दिव्यांगताएं थी। तो यहाँ पर 14 दिव्यांगताएं जो बढ़ी हैं, उन्हीं में से एक दिव्यांगता की बात हो रही है। यहाँ पर चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव होता है। तो यह होता है किसके कारण, तो यह होता है दोस्तों जो आपका हीमोफेलिया होता है, हीमोफेलिया, इसके कारण होता है अधिक रक्तस्राव। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका, आप सभी जाकर के तुरंत RPWD एक्ट का फुल फॉर्म बताइएगा, PWD एक्ट का फुल फॉर्म बताइएगा। मैं हर बार आपसे पूछता हूं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आंसर देते भी हैं। जो आंसर देते हैं बहुत अच्छे, जो नहीं देते हैं वह भी कोशिश करें कि आंसर दें, जिससे हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। आगे देखते हैं, 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताएं पाई जाती हैं। किस दिव्यांगता में 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताएं पाई जाती हैं? जब इसकी बात होती है तो बात होती है मल्टीपल डिसेबिलिटी की, अर्थात बहुविकलांगता की, बहुविकलांगता की। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा बहुविकलांगता के साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन दोस्तों, लेखन संबंधी कमी होती है। लेखन संबंधी कमी होती है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो लेखन संबंधी कमी होगी, अर्थात जाएगा यह डिसग्राफिया के साथ में, डिसग्राफिया के साथ में।
और याद रखिएगा डिसकैलकुलिया जो आपका होता है, कैलकुलेशन अर्थात गणित, कैलकुलेशन आप किस में करेंगे, गणित में करेंगे। और डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो आपका होता है याद रखिएगा डिसलेक्सिया। दोस्तों जब आप लक्ष्य साबुन लगाते हैं तभी आपको पढ़ने में मजा आता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पठन संबंधी जो कौशल होगा, जो पठन संबंधी विकार होगा, वो होगा आपका डिसलेक्सिया। तो याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, एक होता है बुलीमिया, जो अधिक खाते हैं, जो ज्यादा खाते हैं, वो बुलीमिया के अंतर्गत जाते हैं। इंपॉर्टेंट आपके कौन से हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फंसेगा जरूर। आगे बात करते हैं, एक समग्र जनसंख्या में, दोस्तों यह किसी की डेफिनेशन है और मैंने इसको रख दिया है। आप इस जो आपका टॉपिक होगा इसको आप 5 नंबर में भी तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। बात कर लेते हैं, एक समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान कराता है जिनको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से लाभ हो सकता है। एक समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान कराता है जिनको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से लाभ हो सकता है। तो दोस्तों यह जाएगा आपका स्क्रीनिंग के अंतर्गत, यह जाएगा स्क्रीनिंग के अंतर्गत। और यह है आपकी स्क्रीनिंग की डेफिनेशन। स्क्रीनिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है एक समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करना जिनको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से लाभ हो सकता है। तो यह होती है आपकी स्क्रीनिंग। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपसे रिलेटेड है, जितने भी एचआई के स्टूडेंट्स हैं सभी से रिलेटेड है, ISLRTC। दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है, पिछली बार एक अभ्यर्थी ने हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय के बारे में पूछा था। दोस्तों हेडक्वार्टर बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वह है आपका दिल्ली में। और हम बात करते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की। आपसे पूछ सकता है कि यह कहाँ स्थित है, या आपसे पूछ लेगा कि ISLRTC क्या पूर्ण रूप क्या है, या इसका पूर्ण रूप लिखने के बाद में आपसे पूछ लेगा यह सत्य है या असत्य है। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न उठ सकता है, आप लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर होके जाइएगा। क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है UNCRPD, काफी बार पेपर में पूछा भी गया है, यूनाइटेड नेशन कन्वर्जन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। प्रश्न दोस्तों वही उठेंगे जो हर बार उठते हैं, केवल और केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दोस्तों ये जितनी मैंने फुल फॉर्म्स आपको बताई है याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाली हैं। UNCRPD, MSJE और लास्ट आपका आता है यूनेस्को। याद रखिएगा, यूनेस्को भी पूछा गया है आपके पेपर में। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा यूनेस्को। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ उम्दा प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।